नाज़रीन, इस वक्त मैं इम्तियाज़ अहमद शेख साहब के घर में मौजूद हूँ। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब कोalition गवर्नमेंट में आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि पीर पगारा ने ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, सैलाब के साथ इस पार्टी का फ्यूचर बह गया है। अब अपनी 8 सीटें सिंध असम्बली में बरकरार रखते हुए कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोप अप करेंगे और पीर पगारा की जो प्रेडिक्शंस हैं वो कितनी कॉन्ट्रोवर्शियल या रियल साबित होंगी फ्यूचर में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं बतूल और मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इस वक्त पाकिस्तान में, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उसको क्लैरिफाई करें। देखिए, हमारी पार्टी मोस्टली सिंध बेस्ड है और हमारा कुछ पार्ट जो कुछ MNAs और MPAs हमारे साउथ ऑफ पंजाब से हैं, रहीम खान डिस्ट्रिक्ट से। तो बेसिकली हमारा मेन जो थ्रस्ट होता है वो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स पे होता है। और पीर साहब क्योंकि एक बुजुर्ग हस्ती हैं और एक पॉलिटिकल फिगर हैं, तो ओवरऑल फिर उनका पूरा रहता है इमेज इस पे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे और उनकी नज़र रहती है, तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर फिर बात करते हैं और देखते हैं। तो आपने आइडियोलॉजी हमारी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ है और पाकिस्तान के साथ है। बेसिकली पाकिस्तान की बानी जमातों में से है ये, और मुस्लिम लीग तो आपको पता है कि कायद आज़म की पार्टी है। उसके बाद से मुख्तलिफ फैक्शंस बने और मतलब फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फंक्शनल किया, तो उसके बाद फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल बनी। तो ये अटैच्ड है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ। इसकी आइडियोलॉजी, इसका जो थीम, जो इसका मेन प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के साथ। ठीक है सर, कोalition की तरफ आते हैं। कौन से अनासर कार फरमा थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने सिंध असम्बली में ज्वाइन कर लिया ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान की दूसरी और तीसरी बड़ी जमात उनको वादा खिलाफ जमात के साइड पे हो गई थी? देखिए जी, अभी वादा खिलाफ हुई, फिर साथ मिली, फिर पंजाब में तो आखिर तक साथ रही। अभी कुछ 2 महीने तक नून लीग साथ थी, अभी अलग हुई है। तो अगर वादा खिलाफ थे तो मरकज़ में थे वादा खिलाफ, तो सूबे में भी होते, लेकिन सूबे में तो उन्होंने साथ काम किया। और नंबर 2, मुत्तहिदा भी अब उनके साथ थी, 3 साल 3.5 साल उन्होंने साथ काम किया। ANP भी उनके साथ है। तो जहाँ तक ये पॉलिटिकल और कोalition गवर्नमेंट्स में चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें अमल होती हैं, कुछ चीज़ें अमल नहीं होती हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के लोग साथ बैठते हैं। तो ये एक बहुत नया तजुर्बा था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल का ताल्लुक था गवर्नमेंट में आने से, तो हम लोगों ने तो अपना रोल अपोजिशन में तय कर लिया था। पीर साहब की हिदायत पर अपोजिशन का किरदार अदा करने जा रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल। उसमें हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी, हमारे जाम साहब जो थे वो सिंध में लीडर ऑफ अपोजिशन भी नॉमिनेट हुए। लेकिन फिर जरदारी साहब ने कांटेक्ट किया पीर साहब से, और बेनज़ीर साहबा की शहादत के बाद एक खला था और वो चाहते थे कि सब मिलकर काम करें। और लेकिन वो खिला सर तभी क्यों फिल किया आप लोगों ने जब MQM जा चुकी थी और फिर दिन में रजा हारून और जाम अली साहब मीडिया के नुमाइंदों के सामने थे और विद इन फ्यू आवर्स ये सब कोalition बन गई? आपकी मैं तो तस्दीक कर लूँ, हम लोग तो डे 1 से गवर्नमेंट में शामिल थे। हमारे तो वजीर थे, मैं वजीर था, मैं टूरिज्म का वजीर भी रहा हूँ इसी गवर्नमेंट में। लेकिन उस दिन बिलखुसूस सूबाई सिंध असम्बली में किरदार अदा करने के लिए आना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना, वो इसलिए हुआ, मैं उसकी भी आपको बैकग्राउंड बता दूं। हमारे पास एक दिन पहले मुत्तहिदा के दोस्त आए थे, मुत्तहिदा खुद गवर्नमेंट में थी, मुत्तहिदा खुद गवर्नमेंट में थी, यही बात कही। तो वो आए थे हमारे पास कि हम ये अवामी इशूज़ पर रेजोल्यूशन पेश करना चाहते हैं और असम्बली का बिजनेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन उस वक्त तक हमारे थे और अवामी इशूज़ थे और असम्बली में आना चाहिए। हम तो इस बात के कायल हैं कि ये जमहूरियत है और इसमें अवामी इशूज़ जो हैं असम्बली में ही आएँ, ताकि फिर अवाम के नुमाइंदे उनको बैठ के डिस्कस करें और उनका हल निकालें। तो इसलिए हमने सपोर्ट की। इसी दौरान प्रेसिडेंट साहब के साथ पीर साहब का रब्ता हुआ होगा, जिस पर पीर साहब की हिदायत थी कि अब क्योंकि अपोजिशन का रोल हमारे पास नहीं रहा और हम ऑलरेडी हुकूमत में हैं, हमारे 2 वज़रा हुकूमत में बैठे हैं, मरकज़ में भी हमारे वज़ीर हैं, पार्लियामानी सेक्रेटरीज़ हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि अब ये टाइम है। वो इत्तेफाक था कि साथ चले गए। हम अवामी इशूज़ पर आज भी अगर कोई हमसे इससे तो हर्ट हो गई होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। नहीं, मुत्तहिदा को तो हमने पहले बता दिया था कि साथ बैठने ना बैठने का फैसला पीर साहब करेंगे। तो हमारे पास रजा हारून साहब आए थे रात को, तो हमने उनको ये बता दिया था कि ये फैसला पीर साहब करेंगे कि हम आइदा हुकूमत में बैठते हैं या अपोजिशन में। लेकिन हम उस वक्त अपोजिशन में इसलिए बैठे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे पास था, तो उस वक्त एक रोल था और सॉफ्ट अपोजिशन वाला रोल था
क्योंकि सब ने मिलकर काम करना था। एक जो जिस कॉन्सेप्ट के तहत हुकूमत में और कोलिशन में हम लोग आए थे। सर ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन होती है, सॉफ्ट और हार्ड ऑपोजिशन, ये क्या? देखिए जी, ये पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम हुआ, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। इवन इस्लामाबाद में मरकज़ में भी देखें, आप मरकज़ में देखें या पंजाब असम्बली की देखें या बाकी जगह, हर जगह पे यही सूरत हाल थी। बेनज़ीर की साहबा की शहादत के बाद एक जो वैक्यूम आया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और एक नई सोच जरदारी साहब लाए कि सबको मिलकर एक ग्रैंड कोलिशन बना के काम करते हैं। इवन देखिए नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ थे। ठीक है, मगर माजी में तो पीर पगार साहब ये उनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चला ही नहीं जा सकता और उनकी और हमारी सोच मुख्तलिफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, वो सैलाब के साथ बह गया। देखिए जी, पॉलिटिकल बयान तो अभी फिर नून लीग ने अपना मुत्तहिदा ने पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया या पीपल्स पार्टी ने, तो ठीक है ना, हमारी बात करते हैं तो ये पॉलिटिक्स में इस तरह की बयानात, इस तरह की स्टेटमेंट तो फिर लेकिन अवाम के कॉन्सेप्ट तो फिर सर कभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। अवाम के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अवाम जब वोट देने जाता है तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये पॉलिटिकल गेम्स होती हैं और पाकिस्तान में ज्यादा है, बाहर के मुल्कों में शायद ना हो इतना। इंडिया पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान में ये पॉलिटिक्स। तो अब आपकी आइंदा कोशिश होगी कि पॉलिटिकल गेम्स को, ब्लेम गेम्स को भी कम किया जा सके या फिर? देखिए, हमने ब्लेम गेम तो की नहीं और हमारी पार्टी ये और पीर साहब की ये वाज़ेह हिदायत है कि ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स में हम कभी बिलीव नहीं करते। और गो के कभी कभार हमें शिकायत भी होती हैं और हमारे मसले मसाइल, बहुत से अवामी मसाइल, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के मसाइल हल नहीं भी होते तो हम उन फोरम्स पे ले जाते हैं उनको। हम बजाय मीडिया में आने के और उनको क्रिटिसाइज़ करने के या असेंबली या कोर कमेटी या कैबिनेट उसमें ले जाते हैं और बात करते हैं। तो आइंदा के लिए भी हमारा यही है कि जब अवामी मसाइल होंगे तो उस पर खुलकर बात करेंगे गवर्नमेंट के साथ। सर पीर पगार साहब कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बन सकते हैं और उनका ये भी कहना है कि जो उनकी ख़ानदानी हैसियत है वो भुट्टो के ख़ानदानी हैसियत से काफ़ी ज़्यादा है। अगर ख़ानदानी हैसियत में मयार है क्या पीर पगार साहब के लिए पोलिटिकली अपग्रेड होने के लिए, और अगर सिर्फ खानदानी हैसियत ही मैटर करती है तो फिर शाह महमूद कुरैशी के वज़ीर आज़म बनने का वेट कर लें, फिर कोएलिशन में आ जाए? नहीं, देखें, मतलब ये तो मुझे नहीं पता कब उन्होंने कहा है स्टेटमेंट ये। अब इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो शक नहीं है ना। खानदानी आदमी तो है ना शाह महमूद कुरैशी। लेकिन क्या खानदानी आदमी होना जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए? जरूरी नहीं, मैं समझता हूँ कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत है हमारी पॉलिटिक्स में और आज तक भी वो जारी है। अब कब खत्म होती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उसकी अहमियत बिल्कुल मौजूद है अपनी जगह पे। ठीक है, पीर पगार साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे अलावा अपने साथ किसी को भी शामिल कर सकती है। अगर वो खुद अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो आप जैसे लोग और कई लोगों को वो कह रहे हैं कि आप कोएलिशन में जाएं, मगर वो खुद एक डिस्टेंस रखे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नहीं, ये तो आपने गलत समझा उनके स्टेटमेंट को। ये उनकी स्टेटमेंट हम जो बैठे हैं हमारी पार्टी या हमारे लोग या उनके नुमाइंदे, तो पीर साहब की इजाजत से ही बैठे हैं और उनकी हिदायत पर ही बैठे हैं। इस बात का क्या मतलब है कि मुझे अपने साथ शामिल नहीं कर सकते, बाकी किसी को भी अपने साथ शामिल? पीर साहब तो कोई ओहदा लेते ही नहीं आज तक। तो फिर अगर वो अपने एग्जैक्टली उन्होंने कहा था कि 77 के बाद कोई ओहदा नहीं लेंगे, और वो जब नहीं लेंगे तो फिर इस किस्म की स्टेटमेंट तो काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ना। पीर साहब के स्टेटमेंट में समझने में आपको काफी टाइम लगेगा। वो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज वेल। उनका ये भी कहना है कि पीएमएलक्यू और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोएलिशन है वो टेम्परेरी है और उसका कोई ऐसा फ्यूचर। देखिए जी, ये मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ तरीके के सवाल जवाब होते हैं, तो आप उसको उस तनाजुर में देखें कि किस वक्त किसने क्या कहा था। ये सिर्फ हो सकता है कि एक बात ना हो, उसके साथ कोई और आगे और जुमला भी हो, उसका बैकग्राउंड में और भी कोई बातें हों। ये जरूरी नहीं कि एक सिर्फ जुमला निकाल के आदमी वो करे। उसका बैकग्राउंड ही पूछना देखिए, और दूसरी बात ये जो एक है, जितनी पार्टियां मिली हैं पाकिस्तान में पहली मरतबा इतनी बड़ी कोलिशन बनी है, लेफ्ट और राइट की पार्टियां सब साथ हैं, ठीक है ना। तो अदरवाइज अगर देखा, और हकीकी ऑपोजिशन पाकिस्तान में नजर नहीं आती, इस वक्त नजर नहीं आ रही। इस वक्त वक्त के हालात ऐसे थे, पाकिस्तान के हालात ऐसे थे, टर्मोइल था, पॉलिटिकल वैक्यूम था, सब मिल गए। नवाज शरीफ साहब भी मिल गए, असफंदियार वाली भी मिल गए, पीर साहब भी मिल गए। अकाउंटेबिलिटी तो इफेक्ट होती है ना जब प्रॉपर ऑपोजिशन ना हो, और एहतसाब भी इफेक्ट होगा। फिर अगर अकाउंटेबिलिटी ऑपोजिशन से तो नहीं होती, उसके अपने इदारे हैं। लेकिन सही जमहूरियत तो ये है ना कि ऑपोजिशन अपना ऑपोजिशन की तरह ही रह के किरदार अदा करे। तो अभी इनको मौका मिला है, अब नून लीग करे। अब नून लीग के पास अपोजिशन की, आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से आपके जो इंटीरियर में जो सीट्स हैं वो फ्यूचर में उनके पास जा सकती हैं? ऐसी कोई इनसिक्योरिटी हमने हमारी पार्टी अपनी है, अपना प्रोग्राम है, अपना एक हमारे हल्के हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कितनी सीटें लेता है। हम समझते हैं कि हम अभी इस वक्त उनके साथ कोलिशन में हैं और आगे पता नहीं पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारी है, पीर साहब और प्रेसिडेंट साहब क्या फैसला करते हैं, सीट एडजस्टमेंट होती है नहीं होती।
अगर होती है तो साथ लड़ेंगे, तो उसका पर एक अलग डायनामिक्स होगी पॉलिटिक्स की। अगर अलग लड़ते हैं तो फिर मुकाबला है, फिर देखें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में पीर साहब कहते हैं कि सिंध में हुकूमत विजिबल ही नहीं है, नजर ही नहीं आती है, और तो अगर पूरे सिंध में नजर नहीं आ रही तो कराची में नजर क्यों आएगी? देखें जी, लॉ एंड ऑर्डर तो हम 12 मीटिंग्स में भी कह चुके हैं। हमारे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी, उसमें भी हमने एक करारदाद भी, एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। असेंबली में भी कहते हैं और गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग में भी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसमें तो हम बिल्कुल कहते हैं कराची हो, हैदराबाद हो, सक्खर हो, शिकारपुर हो, यहाँ दूसरे किस्म का क्राइम है, और वहाँ किडनैपिंग फॉर रैंसम और हाईवे होल्ड अप्स और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और इस वक्त सिंध के लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से, लोड शेडिंग से, तो इससे भी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जान और माल का हिफाजत आपको नहीं लगता कभी कभी जब वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स रहते हैं कि फ्यूचर सैलाब के साथ बह गया और सोच मुख्तलिफ है, और मैं GHU का बंदा हूँ, इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स देती हैं ज़्यादा एग्जैजरेटेड और इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं? देखें जी, पीर साहब की स्टेटमेंट शुरू से इस तरह की आती हैं, और उनको समझने के लिए गहरी नज़र चाहिए, और वो उसमें ह्यूमर भी ले आते हैं, उसमें मतलब उनका एक सोच भी होती है और एक बैकग्राउंड भी होता है, तो मुख्तलिफ। और दूसरा कि वो उसका अपना हर स्टेटमेंट का अलग बैकग्राउंड होता है, वो फिर एक जुमले में या एक सेंटेंस में या एक लफ्ज में वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो लेकिन आपके साथ बैठने का मकसद तो ये ना था कि उसकी एक्सप्लेनेशन जानी जा सके सर जी। आपके साथ बैठने का मकसद तो ये ना था कि उसकी एक्सप्लेनेशन को मैं समझ सकूं अगर उन्होंने ये बात कही है। देखिए, क्योंकि उसका इफेक्ट तो पूरे मुल्क पे हो रहा है ना, वो जो भी कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट शख्सियत है। मसला ये है कि अभी जो आप स्टेटमेंट्स कर रही है ना, तो फिर उस वक्त मैं कभी होता हूँ, कभी वहाँ मैं नहीं होता, तो इस तरह की स्टेटमेंट अगर वो दे दी उन्होंने, तो उस वक्त कौन थे, क्या बात हुई और क्या उसके साथ उन्होंने क्या जुमला कहा, ये तो उस वक्त ही आदमी कह सकता है। ओवरऑल बात जो आप पूछना चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।